Hello students, Namaste everyone. Hope all of you are well. This is the second lecture of solution chapter. Solution chapter का ये second lecture होगा. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने याद होगा आप लोगों को कि हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ को हम लोगों ने फिनिश किया. रॉल्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जो वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और इसमें हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकाला था और टोटल वेपर प्रेशर भी निकाला, याद होगा. उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन. जनरली अगर एक लाइन में आपको समझना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को हर टेम्परेचर पे ऑबे करता है उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो रॉल्स लॉ को नहीं ऑबे करता है उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस है, द सॉल्यूशन विच ऑबेज रॉल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन विच डू नॉट ऑबे रॉल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन में आपका चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, राइट. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर अगर रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करता है तो ऐसे सॉल्यूशन में कुछ फर्क तो पड़ेगा. यस स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है दैट्स वेरी गुड. यहाँ पर याद रखना है आइडियल सॉल्यूशन में चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों जीरो के बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें. लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हाँ ये एक चीज और, एट ऑल द टेम्परेचर, इसको याद रखना. रॉल्स लॉ में भी ये हर टेम्परेचर प्रेशर पे कंडीशन अप्लाइड होगा, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये टेम्परेचर प्रेशर पे ऑबे नहीं करेगा. यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर ये नहीं ऑबे करेगा मतलब या तो जो टोटल प्रेशर की वैल्यू होगी रॉल्स लॉ से ज़्यादा होगा या कम होगा. तो अगर हमारा जो वैल्यू आ रहा है पार्शियल प्रेशर का या टोटल प्रेशर का, अगर रॉल्स लॉ से ज़्यादा आया मतलब ग्रेटर देन रॉल्स लॉ, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होगी. याद रखना बच्चों कि अगर हमारा पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर की जो वैल्यूज होंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट का, अगर रॉल्स लॉ से ज्यादा वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और रॉल्स लॉ से कम आएगा तो वो निगेटिव डेविएशन. अब बोलोगे सर ये डेविएशन क्या होता है, तो वो जो ग्राफ जानते होंगे आप, प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनेगा लाइन प्रेशर का, तो ये जो है तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन हो गया, राइट, और ये जो है तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन. इस चीज को समझने की कोशिश करो. ये ग्राफ में जो दिखाया जा रहा है पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन, ये किस चीज को कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऑबेइंग द रॉल्स लॉ नॉन ऑबेइंग द रॉल्स लॉ. इस चीज को तुम लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब भी कोई सॉल्यूशन किसी भी रेंज पर रॉल्स लॉ को नहीं ऑबे करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे. अब आपके दिमाग में वापस क्वेश्चन आएगा कि सर ये पार्शियल प्रेशर नॉन पार्शियल प्रेशर किस तरह से ऑबे करेंगे नहीं करेंगे. अब इन सारी चीज़ों का डिटेल हम लोग जब किसी भी सॉल्यूशन को प्रेशर नॉन प्रेशर, आपके दिमाग में क्वेश्चंस बार बार आते होंगे कि सर ये प्रेशर जो है आपने हेनरी लॉ से स्टार्ट किया था. हेनरी लॉ में आपने बताया था P इज इक्वल टू के एच एक्स बराबर, ये हेनरी लॉ आपने कर दिया. फिर P टोटल में आपने रॉल्स लॉ में आपने बताया कि P2 नॉट प्लस या P1 नॉट, जो भी Px P2 आप लोगों ने जो वैल्यू लिखा था उस समय में याद होगा आप लोगों को, P1 नॉट प्लस P2 नॉट इंटू x2 माइनस ये आपका रॉल्स लॉ में टोटल प्रेशर जो है हम लोगों ने इस तरह से वैल्यू लिखा था. तो आपके दिमाग में बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा
कि सर ये सॉल्यूशन को जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, सॉल्यूशन का ये प्रेशर स्पेशली फॉर द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स के बारे में भी आपने बताया था कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों आप लोगों को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी सॉल्यूशन हो, याद रखें वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन होगा, तुम अगर उसको वोलाटाइल बनाना चाहते हो या फिर वोलाटाइल सॉल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो, तो इसमें जो प्रेशर का रोल है वही हमारा ये पूरा चैप्टर है और ये प्रेशर और टेम्परेचर से ही रिलेटेड हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। अब तुम एक चीज़ बताओ कि अगर तुम सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट डालो, राइट? तो अगर सॉल्वेंट में जो हमारा सॉल्यूट का जो अमाउंट, जस्ट सपोज करो हियर देयर इज अ सॉल्वेंट कॉल्ड वाटर, ओके, जस्ट सपोज कीजिए H2 है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट आप लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर एक सिंपल सा हमारे पास सॉल्वेंट था जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल है। अगर इसके अंदर में तुम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब शुगर समझ जाओ, ठीक है, अगर शुगर को तुमने ऐड कर दिया तो क्या ये जो वेपर प्रेशर था वाटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर हो रहा था, शुगर डालने के बाद क्या उसके वेपर प्रेशर कम हुए कि नहीं? क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है? यस और नहीं? तुमको पता है कि यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट था, वाटर था जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया तो भाई अब तुमको पता है कि तुमने सॉल्यूट को उसके अंदर मिक्स किया, तब ये सॉल्यूशन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, उसके लिए हम लोगों को टेम्परेचर को रेज करना पड़ेगा और वो जो टेम्परेचर हम रेज करेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में तो डिफरेंस होगा या नहीं होगा, डेल्टा टीबी की वैल्यू अलग होगी, तो यहाँ पर यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर में अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हो और उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस के लिए अगर आपको फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है और वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालते हो, तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग। इससे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता दूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शायद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, अगर याद होगा आप लोगों को, तो नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑन द नेचर ऑफ रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब कोई भी सॉल्यूशन में आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन किस चीज पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन डिपेंड करता है हमारा सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, राइट? तो यहाँ पर जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये जो डिपेंड करता है, इसी प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों को अब निकालना है चार चीज: रिलेटिव, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों सबसे पहले ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप समझ गए, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये तुम लोगों को इसलिए समझाया हूँ ये एग्जांपल ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब यही हो गया कि तुमने सॉल्यूशन में छेड़छाड़ किया है। अब ये सॉल्यूशन में छेड़छाड़ करने का मतलब तुमने सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को इंक्रीज किया तो सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, और पड़ेगा तो वेपर प्रेशर में भी फर्क पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर तुम्हारा लो होगा ना कि हाई होगा, राइट? तो बच्चों सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तुम लोग समझ गए। किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वही उनके कंसंट्रेशन होते हैं। उनके कंसंट्रेशन मेनली बेस्ड होता है ऑन सॉल्यूट पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स है वो, ये दोनों को अगर तुम कंपेयर करोगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के वजह से ही सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ता है या घटता है। तो अगर तुम सॉल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा दोगे तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तुम बताओ, अगर जस्ट सपोज करो हम लोग 2 लीटर के अंदर, 2 लीटर पानी के अंदर में हम लोग 1 किलो शुगर को डाल करके बॉईल कर रहे हैं, चाशनी टाइप का बना रहे हैं,
और अगर तुमने सॉलिड पार्टिकल्स 1 के बदले उसको भी 2 किलो कर दिया तो अब तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये सारे तुम्हारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है बच्चों। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को लर्न कर लेना, जिसमें सबसे पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बोलो कि सर ये क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिमाग में क्वेश्चन आएगा। वैसे तो सुनने से लग रहा है तुम लोगों को कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब लो करना, वेपर प्रेशर जो है लो हो जाता है। कैसे लो, कौन से सॉल्यूशन में लो होगा और किस लिए लो? दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे पास कि अगर हम कोई भी सॉल्यूशन की बात करते हैं, राइट, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ये किस चीज़ पर, सॉल्वेंट में है। सॉल्वेंट में तुमने सॉल्यूट को मिला करके सॉल्यूशन किया है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब फिर से सुनने की कोशिश करो इस चीज को। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस चीज को रॉल साहब ने स्टैब्लिश किया कि भाई अगर हम वेपर प्रेशर का ये जो लो हो रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में वापस क्वेश्चन आएगा कि सर ये रॉल साहब ने जो ये स्टैब्लिश किया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग अलग है, राइट। तो ये जो स्टैब्लिश रिलेशन हम करते हैं वेपर प्रेशर में, तुम लोगों को पता है कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर अलग होगा, सॉल्वेंट का अलग होगा, फिर दोनों सॉल्यूशन का अगर हम निकालेंगे तो वो अलग अलग, राइट। तो यहाँ पर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या कहा था तुम लोगों ने, याद है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में तुम्हारा सॉल्यूट भी आ गया और सॉल्वेंट भी आ गया, राइट। तो यहाँ पर अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, तो कैसे निकालोगे? याद है P1 इज इक्वल टू, याद कीजिए, P1 इज इक्वल टू x1 P0। Vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solution। याद आया तुम लोगों को? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। P1 इज इक्वल टू x1 P0। यहाँ पर वेपर प्रेशर घटेगा। क्यों घटेगा बच्चों? क्यों घटेगा बताओ फटाफट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन only on the concentration of the solid particle and it is independent on their identity। So therefore the reduction in vapor pressure of the solvent। अब यहाँ पर तुम मुझे बताओ क्या रिडक्शन होगा या नहीं होगा? यस और नो बच्चों, रिडक्शन होगा, यस डेफिनेटली होगा। तो अब रिडक्शन जो होगा वो सॉल्वेंट में होगा या फिर सॉल्यूशन में होगा? सॉल्वेंट में होगा। द रिडक्शन इन द वेपर, क्योंकि हम लोग जो निकाल रहे हैं ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का निकाल रहे हैं, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोगों को बस इतना समझ लेना है कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। इतना याद रखना है आप लोगों को कि अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो फिर P1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? डेल्टा P इज इक्वल टू, डेल्टा P1 इज इक्वल टू, फटाफट बताओ, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। होगा या नहीं होगा? इससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं सॉल्यूट का वेपर प्रेशर याद करो। X3 इज इक्वल टू क्या निकाला था हम लोगों ने? P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकाला था तुम लोगों ने अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, या नहीं निकाला था? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट याद रख लेना। यहाँ पर X और XP जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है आपका, तो इसमें आप लोग निकाल सकते हैं P1 इज इक्वल टू x1 P नॉट और डेल्टा P1 नॉट इज इक्वल टू
P1 नॉट माइनस P1। फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये P1 नॉट क्या है, P1 क्या है, राइट। तो ये रिडक्शन इन वेपर प्रेशर है बच्चों, जो डेल्टा P1 से मैंने डिनोट किया है। डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, यहाँ पर सीधा सीधी डेल्टा P1 डाल दो तो तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, राइट। तो यहाँ पे बच्चों जैसे कि हमने वैल्यू देखा कि P1 इज इक्वल टू H1 P1 नॉट, अगर हम जो प्रेशर में डिफरेंस होगा यहाँ पे लिख लीजिए डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। और P1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पर P1 की वैल्यू कितना निकाला है बच्चों हम लोगों ने, H1 P1 नॉट, राइट। तो इस दोनों में से क्या हम P1 कॉमन ले सकते हैं, P1 नॉट 1 माइनस X1। और हम लोगों ने याद है आप लोगों को, अगर हम लोग ऐड करते थे तो तुम लोगों को पता होगा कि मोल फ्रैक्शन में x1 प्लस xa प्लस xb इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ इसको x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, राइट। तो अगर हम यहाँ पर x2 की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस x1 हो जाए, होगा या नहीं होगा, होगा, यस और नो। तो डेल्टा P1 क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 लिख सकते हैं बच्चों। और x2 का मतलब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो डेल्टा P है ये क्या है, ये जो वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है, जो सॉल्वेंट में तुमने प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर था और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, इस दोनों में जो डिफरेंस है वही है। द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर ऑफ द वेपर प्रेशर, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। किस चीज पे डिपेंड करता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन पर। तो क्या हम लोग इसको डेल्टा P1 बाई P1 नॉट, डेल्टा P1 बाई P1 नॉट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों। यहाँ पर जस्ट सपोज कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा है यहाँ पर। तो अब आ जाइए यहाँ पर कि डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगी, डेल्टा P1 इज इक्वल टू कितना था बच्चों, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, किसके बराबर में है, मोल फ्रैक्शन के बराबर में है। यहाँ पर बोलोगे कि सर ये कहाँ से है, तो वो भी बता दे रहा हूँ तुमको, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर में है। तो यहाँ पर वही चीज मैं X2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों। मोल फ्रैक्शन याद करो तुम लोगों को, X1 की वैल्यू Na बाई Na प्लस Nb, वही A के बदले यहाँ पर 1 और B के बदले यहाँ पर 2 मैंने लिखा है, इज इट राइट, यस और नो, यस। तो यहाँ पर देख लीजिए X2 की वैल्यू मैंने वही किया है, N2 बाई N1 प्लस N2। तो तुम लोगों को पता है अगर हम N1 की वैल्यू का अगर हम कंपेयर करें तो N2 से अगर बहुत बड़ा है N1 इज, क्योंकि अगर मैं बात करूँ N1 और N2 में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो रेस्पेक्टिवली पार्टिकल्स है, तो इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 इज सो मच लेस देन N1। तो क्या हम इसको यहाँ पर N2 बहुत कम है N1 से, तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, जो कि यहाँ पर मैंने बोल दिया है, यहाँ पर N2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है N1। तो क्या हम लोग P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट को N2 बाई N1 लिख सकते हैं, यस और नो, डेफिनेटली हम लोग लिख सकते हैं। और ये क्या है आप लोगों को पता है ना, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं N2 और N1, these are nothing, these are the number of moles particles। तो यहाँ पर N2 क्या होता है बच्चों, याद करो, सॉल्वेंट जो है तुम्हारा या सॉल्यूट तुम यहाँ पर ले रहे हो, तो इसको डायरेक्टली तुम क्या कह सकते हो, N2 के बदले तुम लोग लिख सकते हो W2 बाई M2 और N1 के बदले W1 बाई M1, बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स को निकालते हैं तो तुम लोगों को पता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। तो अगर तुम इसको क्रॉस करना चाहो तो W2 बाई W1, W2 बाई M2
इंटू m1/w1 लिख सकते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट W2 m1/m2 W1। अगर m2 निकालना पड़े तो क्या निकल जाएगा तुम लोगों से? यस और नो फटाफट बताओ। यहाँ पर P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू m1। यहाँ पर m1 है, इस चीज को ध्यान में रखना। ये जो है W2/m1 है और नीचे में m2/W1। तो ये जो वैल्यू है बच्चों W1 और W2 ये मासेस है, m1 और m2 जो है मोलर मासेस है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो हम लोगों को फाइंड करना होता है, वी हैव टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंसेस। तो मोलर मास चाहे m1 या m2, जनरली हम लोगों को m2 निकालना पड़ता है। अगर P1 P0 का वैल्यू दिया हो तो क्या तुम निकाल सकते हो? इस तरह के क्वेश्चंस में वैल्यू निकाल सकते हो। इसका एक एग्जांपल तुम्हारा एनसीईआरटी में 2.6 क्वेश्चन है। A vapor pressure of pure benzene containing at certain temperature 0.850 bar non-volatile and non-electrolyte solid weighing 0.5 gram, which is when added to 39 gram of benzene, molar mass 78 gram of benzene. Vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid of benzene? तो बच्चों यहाँ पर मोलर मास M2 की वैल्यू निकालना है आप लोगों को। सारा वैल्यू दिया हुआ है बराबर। तो P2 ये जो आप देख रहे हो P1 माइनस P0, इसको अगर आप ऐसे ही रहने दो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, इसको यहाँ पर ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम्हारा सारा प्रेशर का चेंज दिया ही हुआ है। P1 नॉट माइनस P1/P1 नॉट इज इक्वल टू W2 m1 और यहाँ से तुमको खाली मोलर मास निकालना है। तो निकलेगा मोलर मास, यस और नो? अगर मैं बोलूँ यहाँ से m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इंटू m2 की वैल्यू निकाल रहे हो ना। अच्छा, तो m2 उधर चला जाएगा, इसके साथ m2 आ गया। यहाँ पर m2 डाल दो इज इक्वल टू W2 m1/W1। तो यहाँ से m2 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा W2 m1/W1 इंटू P1 नॉट अपॉन P1 नॉट माइनस P1। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये मोलर मास निकालने में हम लोगों को इजी रहेगा। तो देख लीजिए आप लोग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये था हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ से जब तुम मोलर मास निकाल लोगे, उसके बाद मैंने जो तुम्हें बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा चर्चा किया था। अगर कोई हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसमें जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वहाँ पर हम लोग डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट होगा। डेल्टा TB ये चेंज इन टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो है बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का। TB नॉट जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और TB जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा उसी को कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। और वो डेल्टा TB जो है वो मोलर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड हमारा पॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पूछेगा आपको व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको जैसे बताया हूँ, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, यही तीन चीज पूरा चैप्टर में है। कि अगर कोई भी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए, उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को आपने मिक्स किया, तो अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को मिक्स करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा सॉल्यूशन को बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए। एक चीज और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का मैं डिफाइन कर देता हूँ कि तुम लोग जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना तो पता होगा तुम लोगों को। लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस कैसे होता है वो बता देता हूँ। किसी भी लिक्विड का, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर और एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में भी अगर हम बात करें, तो किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है या बॉइलिंग पॉइंट वो कैसे होता है। कोई पूछेगा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। सो व्हेन द बेंजीन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। या किसी भी
हम लोग सॉल्वेंट की बात करें, किसी भी सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर तुम्हारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट इज 1 बार प्रेशर, तो वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब आ जाइए यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू TB। तो मुझे बताइए ये जो डिफरेंस होगा डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, होगा या नहीं होगा? ये किस चीज का होगा बता देता हूँ। जैसे मैंने तुमको अभी पानी का ही बताया था, तो पानी में अगर मैंने शुगर मिलाया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था और शुगर सॉल्यूशन का आप जो है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, सॉल्वेंट का अलग होगा। तो ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है उसी को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर ये क्या आपने लिख दिया, मोलर कंसंट्रेशन जानते हैं आप लोग? व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन? हाउ मेनी ऑफ यू नो? अब देखो, अगर तुम सॉल्यूशन को ज़्यादा डाइल्यूट करोगे बच्चों, तो तुमको पता है कि कंसंट्रेशन जो है घटेगा या नहीं घटेगा? तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे जस्ट सपोज करो कि चाय का हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो उसमें पानी हमने ज़्यादा मिला दिया, तो अब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो तुमको पता है, जितना ज़्यादा उसके अंदर में सॉल्यूट उतना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन। तो हियर ये जो स्मॉल m जो दिया हूँ दैट इज नथिंग एंड मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हो गया यहाँ पर मोलालिटी, और यहाँ पर जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को Kb लगाना पड़ेगा। अब Kb बोलोगे क्या है? ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, बराबर। जैसे ही हम इसको हटाएंगे, ये m क्या है बच्चों? m इज नथिंग, इट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी जानते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन kg। तो तुम्हारे दिमाग में यहाँ पर वापस क्वेश्चन आएगा कि सर डेल्टा TB आप बोल रहे हो, डेल्टा TB का ये हटाएंगे प्रोपोर्शनल, तो Kb और m लिखेंगे, डेफिनेटली लिखेंगे। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू, वापस आप कहोगे कि सर ये मोलालिटी का फॉर्मूला लिखोगे आप यहाँ पर। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 by W1 बाय सॉल्वेंट इन kg, बाय सॉल्वेंट इन kg। तो अब यहाँ पर तुम बोलोगे सर सॉल्वेंट इन kg का मतलब क्या हुआ सर? तो बच्चों मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ पर N1 by W1 जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो m में डालें, बराबर। तो N1 by M1 बाय N2 by M2, बराबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन kg। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में वापस आएगा कि सर ये सॉल्वेंट इन kg होगा, तो फिर ये M2 की वैल्यू क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे? दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना तुम्हारे पास कि सर अगर आप बोल रहे हो सॉल्वेंट इन kg तो फिर डायरेक्टली kg कर दीजिए ना, तो फिर वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वाला झंझट हटा दीजिए, W2 by M1 डाल दीजिए और W1 by 1000 डाल दीजिए। यस, number of moles of solute by solvent in kg, number of moles of solute by 1000, बराबर। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Kb into W1 by M1 into 1000 by W2। अब बोलोगे कि सर ये जो W1, W2 और M1 आपने लिखा वो M2 कहाँ चला गया, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर ये जो M2 है या M1 है वो मैं तुमको पहले बता दिया हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और सॉल्वेंट इन kg है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग 1000 लेंगे। तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1000 by M1 तो W2 by W या W1 by W, बराबर। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू 1000, Kb इंटू 1000 W by M1 इंटू W2, बराबर। मोलर मास, ये M2 या M1 जो भी लिख रहे हो ये मोलर मास होगा सॉल्यूट का, जो भी तुम पार्टिकल्स लोगे वो मोलर मास होगा। डेल्टा TB इज एक्सपेरिमेंटली फॉर नोन
सॉल्वेंट वैल्यू ऑफ Kb। याद रखना बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन में 2-3 चीज दिए जा सकते हैं। यहाँ पर याद रखना, ये सॉल्वेंट का हम लोग निकालेंगे, सॉल्यूट का दिया होगा, और यहाँ पर सॉल्वेंट के जो वैल्यूज, अब यहाँ से फिर एक बार देख लो तुम लोग, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 बराबर, और यहाँ पर जो है इसको अगर तुम लोग लिखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बदले यहाँ पर मैंने M1 लिखा है। इस चीज को याद रखना, M1 इंटू W2 इंटू W1। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पर M2 दिया होगा, लेकिन तुम किस चीज को मान रहे हो वो डिपेंड है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन Kg को मैंने यहाँ पर W2 माना है, और सॉल्यूट को यहाँ पर W1 माना है। याद रखना, यहाँ से Kb की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा TB इंटू M1 इंटू W2 अपॉन 1000 इंटू W1। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, अक्सर M1 की मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाता है। M1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 इंटू 1000 इंटू W1 बाय डेल्टा TB इंटू W2। तो ये तीनों फॉर्मूला हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लर्न करके रखना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब फिर से मैं एक बार समझा दूं कि तुम्हारा जो प्योर सॉल्वेंट था, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था, उसमें तुमने सॉल्यूट को ऐड किया, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी तुमको इंक्रीज करना पड़ेगा। वो जो इंक्रीज करोगे तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट TB नॉट, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों? इस इक्वेशन को अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक और चीज, अगर तुम मान लो यहाँ पर M2 ही लिखना चाहते हो तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर टेक्स्ट बुक में M2 दिया है, आपने M1 लिखा है। ये समझने की बात है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन Kg। इसीलिए मैंने वहाँ पर ये जो, अगर तुम किस M2 या M1 अगर तुम मानते हो तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर, इसीलिए M1 तुम लोग मोलारिटी और मोलारिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, W1 बाय M1 इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और W2 बाय M2 जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट का होता है। तो इसीलिए वहाँ पर हम लोग ऑलरेडी सॉल्वेंट इन Kg W2 बाय 1000 प्राप्त किया, तो वो W2 का मतलब सॉल्वेंट हो गया, और M1 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास है। तो अब ये तीनों फॉर्मूला से तुम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इस पे डिपेंडेंट है तुम्हारा 2.7 और 2.8 NCERT का एग्जाम्पल, इसको तुम लोग इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म होगा। लेकिन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है, तो तुम लोगों को ध्यान देने वाली जो बातें हैं, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चार चीज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना। ये चारों चीज ही सबसे ज्यादा मेन है पूरे के पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में। ये चार चीज से ही कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो पूरा NCERT है हमारे गुजरात बोर्ड के सिलेबस के लिए। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से देखो, हेनरीज लॉ, टोटल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जितने भी ये चारों वेपर, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव और ये ऑस्मोटिक प्रेशर, सब कुछ आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर में, वेन एंड हॉफ्स लॉ भी। तो ये 4-5 चीज अगर तुम पूरा मजबूत कर लो तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर तुम्हारे हाथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर तुम्हें कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में नीचे में लिखो कि सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड, और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दे कैन बी बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच।